नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, ऐसा मेरा आशा और पूर्ण विश्वास है। हमने टारगेट किया आपकी परीक्षा छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को, जो कि 6 नवंबर को होने वाली है, और हम उसी के क्रम में बहुत सारे क्लासेस आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप उसे पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की यह क्लास हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें 30 प्रश्न हैं और आपके लिए ये रामबाण क्लासेस साबित होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मित्रों? हेमचंद्र एक व्याकरणाचार्य हुए थे, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है। आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरणों की रचना की? जी हाँ, प्राकृत तथा अपभ्रंश के, संस्कृत तथा प्राकृत के, अपभ्रंश तथा हिंदी के, या संस्कृत तथा हिंदी के, किसके व्याकरणों की रचना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य हेमचंद्र ने प्राकृत तथा अपभ्रंश के व्याकरणों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृत का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राकृत का भेद नहीं है? सौरसेनी नहीं है, अर्धमागधी नहीं है, कोसली नहीं है, फिर पैसाची नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा कोसली। कोसली जो है वो प्राकृत का भेद नहीं है। बाकी सौरसेनी, अपभ्रंश प्राकृत होती है, अर्धमागधी भी होती है, पैसाची भी होती है, कोसली नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। व्याकरण दर्पण किसकी रचना? जी हाँ मित्रों, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय की है, किशोरदास वाजपेयी की है, रामचंद्र शुक्ल की है, या फिर श्याम सुंदर दास जी की रचना है? तो व्याकरण दर्पण जो है वह है शिव पूजन सहाय जी की रचना है। किशोरदास वाजपेयी ने भी हिंदी साहित्य व्याकरण लिखा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला है 1929 में, जो कि साहित्य की आधारशिला है। सबसे ज़्यादा प्रमाणित यदि किसी का इतिहास माना जाता है साहित्य का, तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही माना जाता है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और हम देखेंगे हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? जी हाँ मित्रों, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? संस्कृत में हुआ, पाली में हुआ, प्राकृत में हुआ, या फिर फारसी में हुआ? तो यह हुआ है फारसी में। और आप जानते ही है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ाया भी था आपको कि हिंदी स्वयं भी जो है वो फारसी भाषा से उद्भव हुआ है। चलिए हम देखते हैं आप सबके प्रिय कवि तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? जी हाँ मित्रों, किस बोली में यह रचना की गई है? अवधी में, भोजपुरी में, मगही में, या फिर फारसी में? तो यह जो रचना है रामचरितमानस, यह अवधी भाषा में की गई है। तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रामाणिक माना है, जिसमें आप देखे होंगे कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम लला नाछू, हनुमान बाहु को फिलहाल इन्होंने नहीं माना है। 13 रचनाएं बनी थी, जिसमें से 12 इन्होंने माना है, तो हनुमान बाहु को नहीं माना है। विनय पत्रिका है, तो आपसे पूछा जाता है इसकी भाषा क्या है? विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में है। ठीक है मित्रों, विनय पत्रिका बहुत पूछी जाती है, उससे आप लिखिए विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस जो है वो आपका अवधी भाषा में है। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ मित्रों, अक्षर कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, या फिर उपवाक्य कहते हैं? आप इसका जवाब दीजिए, क्या है इसका जवाब? तो इसका जवाब है शब्द। आप ध्यान दीजिए, पूछ रहा है आपसे वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आप यदि प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो उसका जवाब स्वयं ही दे पाएंगे, क्योंकि आपसे शब्दों के समूह को नहीं पूछा जा रहा है, वर्णों का समूह पूछा जा रहा है। तो वर्णों के समूह से शब्द का निर्माण होता है, शब्दों के समूह से ही वाक्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका जवाब सही हो जाएगा शब्द। किस रचनाकार ने हिंदी को हिंदवी कहा था? जी हाँ मित्रों, किस रचनाकार ने हिंदी को हिंदवी कहा था? सूरदास जी ने कहा था, कबीर दास ने कहा था, तुलसीदास ने कहा था, या फिर अमीर खुसरो जी ने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो जी ने कहा था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी मुकरियाँ आज भी लोगों में प्रसिद्ध हैं, मुकरियाँ और पहेलियाँ इनकी। तो ये प्रमुखता जो है मनोरंजन के कवि कहे जाते हैं, और सबसे पहले इन्होंने हिंदवी कहा था इसको, और स्वयं को इन्होंने हिंदुस्तान की तूती, यानी इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। सूरदास जी के बारे में आप जानते हैं, इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। कबीर दास जी ने खुद तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके शिष्य धर्मदास जी ने लिखा था,
इनकी रचनाओं को संग्रह कर दिया था। तो उन्होंने बीजक नाम से किया था, जिसमें साखी, सबद और रामायण तीनों का संकलन था। तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में। ठीक है मित्रों, यह रही इन कवियों से महत्वपूर्ण रचनाएं। 13वीं शताब्दी के कवि ये माने जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए अब आप बताइए, निम्न में से देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? जी हाँ मित्रों, कौन सी ऐसी भाषा है इसमें जो कि देवनागरी लिपि से उद्धत नहीं है? हिंदी, नेपाली, मराठी और उर्दू। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा उर्दू। शेष जो आपकी भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी और नेपाली, इन तीनों की जो लिपि है वह देवनागरी है, लेकिन उर्दू की लिपि देवनागरी नहीं है। उर्दू की लिपि क्या है, आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह क्या कहलाती है? जी हाँ मित्रों, व्यापकता यानी बहुत ज़्यादा क्षेत्र में वह बोली और लिखी, पढ़ी और समझी जाती है व्यापक रूप में। उस भाषा को आप क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे, परिनिष्ठित भाषा कहेंगे या फिर अलंकृत भाषा कहेंगे? तो जी हाँ मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रभाषा। और राजभाषा वह होती है जिसमें किसी भी राज्य के शासन स्तर पर जो शासनिक कार्य होते हैं, शासनिक प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं, वो राजभाषा कहलाती है। तो हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का। आप विशेष ध्यान दीजिए, भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। किसी प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा, आपने सुना होगा किसी से ऐसे कहते हुए लोग कह देते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान द्वारा कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई है, या सिर्फ हम केवल बोलचाल में ही कह लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? जी हाँ मित्रों, हमने जो वर्णमाला की सेकंड क्लास दी है व्यंजन की, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका ट्रिक भी बताया हुआ है। तो अब आप बताइए, वा, बा, रा और ला, इसमें से अंतस्थ ध्वनि कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, क्योंकि मैंने बताया था या, रा, ला और वा, यारा, लावा, ये सब चारों जो है वो अंतस्थ ध्वनि है। और बा आपकी जो है वो ओष्ठ ध्वनि है, क्योंकि ये पा वर्ग में आती है, पा, फा, बा, भा, मा। तो पा वर्ग में आती है, ओष्ठ से उसका उच्चारण स्थान है बा का, और यह अंतस्थ ध्वनि नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आजकल ट्रेंड में ज़्यादा हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ मित्रों, सही है और सही नहीं है पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इससे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो त, था दंत व्यंजन है या वह आर्ध स्वर है? व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है? श, ख, श उष्ण व्यंजन है। इन चारों में आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। इसमें यह ऑप्शन सही है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन ऐसे है, यही एकमात्र ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है। बाकी तीनों कथन जो है वो सही है। ता, था दंत व्यंजन है, या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, श, श और श ये तीनों जो है उष्ण व्यंजन है। इसके अलावा हा भी उष्ण व्यंजन की श्रेणी में आता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? दंतोष्ठ से उच्चरित होने वाले व्यंजन हैं। जी हाँ मित्रों, उन व्यंजन के बारे में आपसे पूछ रहा है जो दांत और ओष्ठ दंतोष्ठ से उच्चरित होते हैं। फा और वा, या और रा, का और चा, टा और ठा। इन चारों को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर इसका जवाब दीजिए क्या सही है क्या गलत है, आप बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फा और वा। संस्कृत में एक सूत्र भी है, वकारस्य दंतोष्ठौ। वकारस्य दंतोष्ठौ संस्कृत की विशेषता होती है। अगर उन्हें का कहना होगा तो का को सिर्फ का नहीं कहेंगे, ककार कह देंगे। खा को खकार कहेंगे, हा को हकार कहेंगे, रा को रकार, मतलब सब में कार जोड़ ही देते हैं। तो ये वकारस दंतोष्ठौ। और आपका फा जो है वह पा वर्ग में आता है, पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता ही है। तो यहाँ पर इसका जवाब है ये सही हो जाएगा। अगर अलग अलग आता और उसमें दंतोष्ठ पूछता तो आप दंतोष्ठ सिर्फ वा लगाते, लेकिन चूंकि सामूहिक रूप से है, ओष्ठ का उच्चारण फा से हो रहा है, तो आप इसमें फा और वा को लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए, निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? जी हाँ मित्रों, 4 वर्ण दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वर्ण ऐसा है जो संयुक्त वर्ण नहीं है। श,
त्रा, ज्ञा और री, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त संयुक्त यानी दो व्यंजनों के आपस में, दो व्यंजन हो या स्वर हो, दो वर्णों के योग से जिसका निर्माण हुआ वह कौन सा इसमें नहीं है। तो आप जानते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा री। री से जो ऋषि है जिसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है, ये स्वरों की श्रेणी में आती है, ना कि संयुक्त वर्णों की श्रेणी में। तो आप इसे देखकर कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा री। और यहाँ आप जानते हैं का और मूर्धन श के मिलने से छ बना हुआ है, ता और रा के मिलने से त्रा बना हुआ है, ज और इया के योग से ज्ञा का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ मित्रों, आपको इस पर ध्यान देना है, कौन सा कथन सही है। मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगी सही है और सही नहीं है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि प्रायः लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप इस प्रकार की गलती ना करें। परीक्षा का एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही प्रेशर होता है कि वहाँ पर हमारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। दो या तीन प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो आपको आ रहे होते, फिर भी आपके गलत हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो नहीं होगी ऐसी गलती। सावधान रहने का प्रयास करिएगा। ड़ और ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं है। इसमें से आपको पूछ रहा कौन सा सही है। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। या र, ला व ऊष्म वर्ण है। मतलब कौन सा एक कथन इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो आपका सही है वो ये वाला है। च, छ, ज, झ स्पर्शी होते हैं, क्योंकि स्पर्श संघर्षी होते हैं ये चारों। ड़ा और ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं है, जबकि वर्णमाला में स्थान को प्राप्त है। 52 वर्ण के अंतर्गत ये भी शामिल है ना। और पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। जी हाँ मित्रों, ये गलत है। 135 और अंतस्थ अल्पप्राण होते हैं, मैंने आपको बताए थे। या रा, लावा जो है वो उष्प नहीं है, वो अंतस्थ है। तो इस हिसाब से इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो इसी वाला हो जाएगा, क्योंकि च, छ, ज और झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपको गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? जी हाँ मित्रों, आपके पाठ्यक्रम में वर्तनी स्पेशली दिया हुआ है। वर्तनी यानी कि शुद्ध रूप में लिखना। शुद्ध क्या होता है? परीक्षा शुद्ध है, परीक्षा शुद्ध है, परीक्षा शुद्ध है या फिर परीक्षा शुद्ध है? क्या है शुद्ध? शुद्ध शब्द का चयन करना आपको। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल ये तो आपसे गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा। इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो परीक्षा, ये सही होगा। बाकी परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा ये तीनों ही गलत हैं, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब आप बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ मित्रों, कौन सा कथन सत्य है? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। दूसरा दिया गया है महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सत्य है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्प प्राण में मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है। जी हाँ मित्रों, अल्प मतलब जिसमें प्राणवायु की मात्रा कम निकले, और महाप्राण का तात्पर्य होता है कि प्राणवायु जो है वो अधिक मात्रा में निकले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इंतजार कर रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जी हाँ मित्रों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो लिंग होते हैं हिंदी में। संस्कृत में आप जाएंगे 3 लिंग हो जाते हैं, लेकिन हमको हिंदी पढ़ना है। आपको बताइए चना है स्त्रीलिंग, अरहर है, बाजरा है या उड़द है? इसको पहचानने का एक आसान सा तरीका, आप उसे वाक्य में बदल डालिए। जैसे चना खाया जाता है, बाजरा बोया जाता है, उड़द पक गया, अरहर अच्छी है, अरहर की फसल अच्छी है, अरहर की दाल अच्छी लगती है। तो इसमें से आपका कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा? अरहर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक ट्रिक लीजिए, कोई भी चीज़ आप लीजिए, कोई भी वर्ड लीजिए, उसमें अच्छा और अच्छी भी लगा दीजिए। जैसे चना अच्छा है, चना अच्छी है, आपको क्या ठीक लग रहा है? बाजरा अच्छा है या बाजरा अच्छी है? क्या ठीक लग रहा है भाई? आप उसका प्रयोग कर डालिए, अच्छा और अच्छी उसके आगे लगा दीजिए।
तो आपको सुनने में ही समझ में आ जाएगा कौन सा गलत है और कौन सा सही है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। और कुछ जो हमेशा ही पुल्लिंग में आते हैं, कुछ हमेशा ही स्त्रीलिंग में आते हैं, उन अपवादों को छोड़कर बाकी आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, आप गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जी हाँ मित्रों, अब चलिए बताइए, बनावट, चिल्लाहट, रोटी या बचपन। चिल्लाहट अच्छी है, अच्छा है कि अच्छी है? बचपन अच्छी है या फिर अच्छा है? बनावट अच्छी है, रोटी अच्छी है। इस प्रकार से अच्छी और अच्छा का प्रयोग करके आप यहाँ पर इसका अंतर कर सकते हैं। तो इसमें जो पुल्लिंग है वो बचपन हो जाएगा, क्योंकि बचपन अच्छा है या बचपन अच्छी है। बचपन अच्छी कहेंगे तो वो थोड़ा सा सटीक नहीं बैठता है, वो सही नहीं है, इसलिए आपको सुनने से ही गलत स्पष्ट हो जा रहा होगा। बचपन अच्छा है, यहाँ पर बचपन जो शब्द है आपका वो पुल्लिंग हो जाएगा, शेष तीनों जो है वो स्त्रीलिंग है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? जी हाँ मित्रों, आप पकड़ लीजिए से को, ये से है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो आपका तृतीया जो विभक्ति है उसमें भी से आ जा रहा है, और तीसरा कहाँ आ रहा है? आप सोचिए, पहले आप देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें आप तड़ाक से तृतीया ना लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वृक्ष से जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, टूट करके नीचे गिर रहे हैं। तो अलगाव की स्थिति जहाँ पर उत्पन्न होती है वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? जी हाँ मित्रों, सही जवाब है अपादान। जैसे हिमालय से गंगा निकलती हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम घर से विद्यालय जाता है। तो इसमें आप सिर्फ से पर ध्यान न दीजिए, वहाँ ये भी देखिए कुछ सेंटेंस में कहीं किसी प्रकार के अलगाव की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो रही है। यदि किसी प्रकार के अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। स्पष्ट हुआ? कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए अब आप बताइए, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? जी हाँ मित्रों, सूर्य एक शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग आपको बताना है क्या है। सूर्या है, सूर्याणी है, सूर्याई है या फिर सूर्यो है, क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सूर्या। क्या जवाब हो जाएगा? सूर्या लोगों का नाम भी होता है, भले वो पुरुष हैं, पुल्लिंग है, लेकिन नाम उनका जो अगर पूछा जाए सूर्या, तो सूर्य स्त्रीलिंग में हो जाता है सूर्य का। चलिए आगे बढ़िए और आप बताइए कि निम्न में किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? जी हाँ मित्रों, रात, सोना, लड़का, साधु। रात हो गई, लड़का चला गया, साधु उठ गए, सोना हो गया। तो इसमें आप क्या करेंगे? देखेंगे सोना जो है उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है, बाकी सबका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है? जी हाँ मित्रों, मतलब आप चाहे एक आदमी के लिए प्रयोग करिए, चाहे 10 लोगों के लिए प्रयोग करिए, और उसका जो प्रयोग होगा वो बहुवचन में होगा। आंसू, दर्शन और प्राण या फिर ये सभी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये सभी जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे दर्शन किए जाते हैं, आँखों से आंसू निकल गए, प्राण चले गए, ये जो है वो बहुवचन में ही हमेशा प्रयुक्त किए जाएंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, तब आपके सभी प्रश्न सही होंगे। सुधा नेहा को हाथ से मारती है। सुधा नेहा को हाथ से मारती है। देखिए यहाँ पर नेहा को और हाथ से मारती है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या फिर संबंध कारक है? तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा करण कारक। क्यों? क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, कोई भी कार्य जो है वो किसी माध्यम से संपादित किया जा रहा है, वहाँ पर करण कारक होगा। अपादान जहाँ अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पर, और संप्रदान जहाँ पर किसी को कुछ दान दिया जाता है। जैसे आप भिक्षुक को भिक्षा देते हैं, ठीक है, राजा भिखारियों को कंबल दान देता है। इस प्रकार का जहाँ दान शब्द जहाँ होगा वहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। और संबंध तो आप जानते ही हैं, संबंध काकी के जहाँ पर संबंध स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर संबंध कारक होगा। आइए आगे देखते हैं, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? जी हाँ मित्रों, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या है आपको बताना है। बुद्धिमती है, बुद्धिमान्या है, विदुषी है या फिर बुद्धि वाली है? तो बुद्धिमती, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धिमती। जी हाँ मित्रों, क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा बुद्धिमती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं हम। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महाशय शब्द दिया गया है, उसका स्त्रीलिंग पूछा आपसे। महाशया होगा, महाशयी होगा, महाशी होगा या फिर महाशिनी होगा। तो आपने प्रायः ये शब्दावली शुरू होगी और गलती आप नहीं करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल हाँ, सही जवाब है आपका महाशय का जो सही जवाब हो जाएगा महाशया। महाशया कहें, जैसे कुछ पुरुष है तो उसे आप महाशय कहेंगे, लेकिन स्त्री के लिए जब आप प्रयोग करेंगे तो उसे महाशया कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जी हाँ मित्रों, हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या फिर तिजोरी। तो इसका भी जवाब बहुत ही आसान है। जो हस्ताक्षर है वह हमेशा प्रयोग किया जाता है किसमें? बहुवचन। जैसे हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर कर दीजिए, है ना। इस प्रकार जब आप बोलते हैं तभी वो सही माना जाता है। या फिर हस्ताक्षर कर दो, तो ये जो है सही नहीं होगा। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसके पहले हमने बताया था आंसू, प्राण जो है वो भी बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब आप बताइए दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? जी हाँ मित्रों, दाता, दाता नहीं यानी कि देने वाला। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दात्री, दात्री, दात्री या फिर दाताई। इन चारों में से आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको सही जवाब देना है। तो सही जो जवाब है वो हो जाएगा दात्री। कुछ लोग इसको लगा देंगे, ये सही नहीं है, ये हिंदी है। बहुत लोग इसको आसान समझते हैं, अरे हिंदी है इसको हम पढ़ लेंगे। नहीं मित्रों, बहुत ही आश्चर्य की बात है और थोड़ा सा शर्म की भी बात हो जाती है। बचपन से आप हिंदी बोलते हो, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदी बहुत आसान है। ठीक है, आपको आती है, आप आसान समझते हैं, लेकिन फिर भी आप छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप हिंदी प्रांत में रहते हैं। तो हिंदी में आपसे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपके सारे के सारे प्रश्न तो लगभग सच होने ही चाहिए, और हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं कि आपके एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। तो आप विशेष ध्यान दीजिए। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको हल्के में ले लेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे ही नहीं। वही कारण होता है कि अन्य विषयों में नंबर अच्छे आ जाते हैं और हिंदी में जो उनको आ जाना चाहिए वो उनका आंसर भी छूट जाता है और गलती हो जाती है तो नंबर कम हो जाते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें, बने रहे हमारे साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह मेरी कार है। किसकी कार है? मेरी कार है। में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो यह जो मेरी कार है इसमें संबंध स्थापित किया जा रहा है किसके? वह और कार के बीच में संबंध है किसका? मेरी का। तो मेरी का संबंध होने के कारण इसे संबंध कारक कहा जाएगा। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। मणि, चांदी, झील या फिर मोती। तो इसका सही जवाब है मोती। मोती जो है वो पुल्लिंग है। देखने में आपको स्त्रीलिंग लग रहा है ना? नहीं मित्रों, ये पुल्लिंग है, ये अपवाद की श्रेणी में आता है। कुछ अपवाद भी हैं और अधिकतर क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे अपवाद वाले प्रश्न पूछता है, क्योंकि आप मोती देखें बड़ी ई की मात्रा। एक ट्रिक ये भी होती है कि अधिकतर जो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। वो ट्रिक आप ठीक है देखते हैं नहीं, लेकिन जो अपवाद है उनको याद कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह प्रश्न शामिल किया गया। तो मोती जो है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक क्या कहलाता है? यानी क्रिया, जो क्रिया की जा रही है उसका फल जिस पर पड़ता है। अधिकरण कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर कर्ता कारक। प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है आपको, आप जरूर बताएं। कर्म कारक, क्योंकि क्रिया जो की जा रही है उसका फल पड़ता है कर्म पर, इसीलिए उसे कहा जाता है कर्म कारक। तो यह रहे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको, आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ आप अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रखिए। पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतिए। परीक्षा आपकी 6 तारीख को है, तो उसमें आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। और कितने लोगों के लिए तो ये आखिरी मौका होगा, है ना। उसके बाद फिर वो सब इंस्पेक्टर के योग्य नहीं रह जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे। तो यह आखिरी जो दांव है आपके लिए, उसे आप एक सुनहरे क्षण के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। अपनी मेहनत से जान लगा दीजिए, जाने मत दीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे और लगे रहेंगे। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।